नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटर और आप देख रहे हैं देवम्बार। साक्षात्कार की एक कड़ी हम लेकर आए आपके लिए, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको महान शख्सियतों से जो वर्तमान समय में या तो किसी पद पर कार्यरत है या फिर राजनीतिक जुड़ाव रखते हैं, या फिर यूं कहूं कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ खुलकर लड़ते हैं या फिर वो सत्ता पक्ष के होते हैं, जो अपने विचार हमारे जरिए आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के गांव खीरवा में एक वाकया हुआ, उसके ऊपर हम उनसे चर्चा करेंगे। एक वाकया हुआ जिसमें उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ और लक्ष्मणगढ़ की जनता से बेहद ही खास लगाव रखते हैं। तो आइए आपका सीधा रुख करता हूं अमृत जी ख्यालिया की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय संक्षिप्त में। मेरा नाम अमृत कुमार ख्यालिया है, गांव नरोदरा है। मैंने बीएससी की है और वर्तमान में छोटा सा साधारण सा व्यवसाय करता हूं। मेरे पत्नी हैं, वो आरडी का व्यवसाय करती हैं और मैं एलआईसी का भी करता हूं और एक मोहन मार्केट में इमितर और फोटोकॉपी स्टेशनरी की दुकान भी चलाता हूं और विशेषकर समाज सेवा से का काम करता हूं। जी, आपने कहा कि मैं समाज सेवा का काम करता हूं, तो मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी ये समाज सेवा किसे देखकर प्रेरित हुई, या फिर जो आपका राजनीतिक करियर है उसके बारे में। समाज सेवा तो ये है कि मन से होती है कि कोई भी आदमी पीड़ित होता है, शोषित होता है, हम उसकी मदद करें, उसको न्याय दिलाएं। ये हमारे परिवार से हमें मिली है जी। और राजनीतिक करियर की जहां से बात करते हैं हम, तो मेरे ताऊ जी पहले पूर्व सरपंच थे, रेखा राम जी, और उनके पास लोग बाग आते थे, तो मैंने बचपन से ही मेरी राजनीति में रुचि रही है। जी, आपने कहा कि आपकी रुचि राजनीति में रही है, तो आपने कोई चुनाव लड़ा हो? हाँ, मैंने पहले सरपंच का चुनाव लड़ा और उस सरपंच के चुनाव में मुझे पराजय का सामना देखना पड़ा और वर्तमान में फिर मैं अनवरत रूप से मेरे माननीय मतदाताओं के साथ संपर्क में रहा, उनके सुख दुख में भागीदार रहा, उनकी सेवा की और उस सेवा का परिणाम ये मिला कि मुझे पंचायत समिति सदस्य सत्ता पक्ष का पूरा दबाव और प्रेशर के चलते मुझे पंचायत समिति में मेरे माननीय मतदाताओं, पंचायत के मतदाताओं और मेरे मित्रों ने सभी ने वहां भेजा और मैं बेखूबी से उनकी आवाज बन के और मैं मांग उठा रहा हूँ। जी, आपको कभी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपने अभी कहा कि आपको उन्होंने चुनकर भेजा और आपके ऊपर सत्ता पक्ष का भयंकर दबाव था, आपके क्षेत्र में सत्ता पक्ष का भयंकर दबाव था, आप चुने गए। उसके बाद में कभी आपको ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जहां पर आपको किसी काम के लिए रोका गया हो, आपके कामों को रोका गया हो, आपके द्वारा उठाई गई मांगों के खिलाफ आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगे हो? लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे जो वर्तमान में शासित हैं वर्तमान विधायक, वो एक तानाशाह प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने न केवल जनता की आवाज को दबाया। आप देख लीजिए कि प्रधान के चुनाव में, पंचायत चुनाव में जनमत में, जनमानस ने कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दिया और उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग करते हुए, सत्ता के दुरुपयोग से लक्ष्मण पंचायत समिति में 25 में से 13 बीजेपी के जीते थे और मेषवा में भी यही स्थिति थी। दोनों जगह सत्ता के दुरुपयोग से उन्होंने कांग्रेस का प्रधान बनाया। हर जगह उन्होंने दमनकारी नीति का अपना काम में लिया है। उससे निश्चित रूप से आमजन भी प्रभावित और विपक्ष की पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी प्रभावित रहे हैं। आपने कहा गोविंद सिंह डोटासरा तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में जो सत्ता पक्ष के लोग आते हैं वो कहते हैं उन्होंने बहुत बेहद विकास करवाए हैं, विकास की गंगा बह गई लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? लोग कहते हैं कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया, उन्होंने जिला अस्पताल बना दिया, उन्होंने पार्क बना दिया और पार्क बनाया तो उसमें यह भी कहा गया कि जो पानी है यहाँ इकट्ठा होता है गंदा पानी, उसको फिल्टर करके काम में लिया जाएगा इस पार्क में, लेकिन उस पार्क में उस पानी को वैसा का वैसा काम में लिया जा रहा है। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं आपसे बात करता हूं कि आप पहले तो नेचर पार्क की बात कर रहे हैं, तो नेचर पार्क में आज जो उसके चारों ओर धूप लगाई गई है उसमें वो गंदे पानी की झील है। जिस व्यक्ति के डेंगू न हो वहां जो जाता है घूमने उसके डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, तो वो क्या है कि वहां पर जो वातावरण है वो दूषित वातावरण है। दूसरी बात आप हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल की आज तो इन्होंने नींव भरी है, सारा जो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है वो आने वाली गवर्नमेंट में होना है।
इनमें यदि पहले आत्मीयता रहती तो आज तो ये बनके तैयार हो जाता। इनको सिर्फ थोड़ी हवा घोषणाएं करनी है। अब आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं इन्होंने सड़क बनाई है, और जो राज में होता है, शासन में होता है, वो सड़क काम करता है। तो इन्होंने अधिकांश जो सड़कें हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी, उनको अपना बताने का ये काम किया है। और जो केंद्र से पैसा आता है, केंद्र के हिस्से का जो बजट आता है, उसमें जो केंद्र की सड़कें होती हैं उनको अपना गिनाने का काम किया है। और जो यदि आप गुणवत्ता की बात करते हो तो लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र में यदि राजस्थान में कहीं नई गुणवत्ता देखनी है तो वो लक्ष्मण विधानसभा नंबर 1 पर है। आप बात करते हैं, मैं कहता हूं घोर भ्रष्टाचार और विकास के नाम पे, इसका मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सूबे के मुखिया ने जब शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजित हुआ था और उस शिक्षक सम्मान समारोह में चयनित शिक्षक इसी सरकार और इन्हीं तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के द्वारा चयनित शिक्षकों का सम्मेलन था। और उस सम्मेलन में सूबे के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत ने शिक्षकों से बार बार पूछा, एक बार नहीं 2 बार पूछा कि तबादलों के पैसे लगते हैं। और वो सम्मानित और चयनित शिक्षकों ने अपने उछल के अपनी सीटों पे खड़े होकर कहा कि हाँ, हमें पैसे देने पड़ते हैं। इससे तात्पर्य कहां लगाया जा सकता है कि घोर भ्रष्टाचार हुआ, और इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा हमारे स्थानीय विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा ने दिया है। क्या आप, वो तो शिक्षकों का सम्मेलन था, उसमें शिक्षकों ने यह कहा, क्या आपको लगता है या आपके नजर में ऐसी कोई चीज हो जिसमें शिक्षकों ने तबादले के लिए पैसे दिए हो? क्या आपको नहीं, बिना पैसे दिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, वो शिक्षक कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सामने कहते हैं। यदि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद जी में जरा भी नैतिकता होती तो उसी वक्त इस्तीफा थमाते कि भाई ये भ्रष्टाचार के आरोप मेरा नारा है, जांच करो, जांच करने के बाद में यदि वो उसमें सफेद पोश आते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप सत्य नहीं होते, ये सब मिथ्या होते, तो निश्चित रूप से उनको और सम्मान होता। मेरे नजर में भी उनके सम्मान की दृष्टि होती। हमने देखा है कि आप पंचायत समिति सदस्य हैं और अपनी पंचायत से रोज इंटरेक्ट होते हैं, उसी के साथ आप लक्ष्मणगढ़ में भी एकदम से हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, जो लक्ष्मणगढ़ शहर के हों चाहे वो गांव के हों। तो आपने इस विकास को, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो विकास किया है, उसको आपने लक्ष्मणगढ़, प्रॉपर लक्ष्मणगढ़ शहर में इस विकास को कहां तक सही ठहराते हैं या क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे यूं कहूं कि परिवहन की व्यवस्थाएं, बाजारों में अतिक्रमण की व्यवस्थाएं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लक्ष्मण शहर की अगर बात करते हैं, लक्ष्मण शहर को इन्होंने जब माननीय दिनेश जोशी जी ने अपने चेयरमैन रहते हुए जो सड़कें बनाई थी वो मजबूत सड़कें थी, उनको तोड़ने के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। सीवरेज के नाम से लक्ष्मण के शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया और उन गड्ढों की उनकी मरम्मत की है तो मतलब मामूली सी उस पर थोड़ी बहुत रोड़ी और सीमेंट से उन्होंने की है। बरसात आती है तो लोग खड्डों में गिर रहे हैं और वो जो चैम्बर है वो उनमें बदबूदार पानी बाहर आ रहा है और बीमारियां फैल रही है। फिर से आपने सीवरेज पर लाकर खड़ा कर दिया, तो जो सीवरेज की व्यवस्था हुई उसके बारे में कहा गया कि ये फिल्ट्रेशन होकर के ये पानी वापस से उपयोग में लाया जाएगा या यूं कहूं खेतों में भेजा जाएगा, जैसा नेचर पार्क में हुआ। कहा गया कि फिल्ट्रेशन के जरिए पानी को फिल्टर करके उसके बाद में पानी डाला जाएगा और यही पानी जो सीवरेज का पानी है उसे भी लोगों तक आमजन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो क्या ये उपलब्ध हुआ है या फिर यूं कहूं कि फिल्ट्रेशन की व्यवस्था, क्या लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज की फिल्ट्रेशन की व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से? मुझे लग रहा है कि कोई व्यवस्था सुचारू नहीं है। इनके जो भी काम है वो बेयोजनाबद्ध है, बिना योजना के हुए हैं और विकास के नाम पे सिर्फ लूट खसोट हुई है। इन्होंने एजेंट पाले हैं और वो एजेंटों की जय भरी है। आप एक तरफ तो ये कहते हैं गोविंद सिंह जी कि मैं राजस्थान में नंबर 2 कुर्सी पे हूँ। अब यदि आप नंबर 2 कुर्सी पे हैं, फिर यहाँ पर निम्न गुणवत्ता है, तो इसका मतलब आप उसके कहीं ना कहीं भागीदार हैं। या तो आपका उसमें प्रशासन का कंट्रोल नहीं है, और यदि कंट्रोल है तो फिर ये निम्न गुणवत्ता आज सड़क बन रही है किसी से टूट रही है, या तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें उस भ्रष्टाचार की जो यज्ञ हो रहा भ्रष्टाचार के नाम से उसमें आपकी आहुति है उसमें, और आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें ग्रहण करें डायरेक्ट रूप से। मैं नहीं कहता हूं कि आप सीधे रूप से जुड़े हैं, ये मेरा कोई आरोप नहीं है, लेकिन यदि गुणवत्ता कमजोर है तो गुणवत्ता कमजोर हो तो आप जब राजस्थान में शासित पार्टी है उसके मुखिया हैं और उसके बावजूद वो सड़क टूट रही है, आज तक आपने एक भी आईएन जईएन एक्शन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं करवाया, इसका मतलब आप निश्चित रूप से उसमें भागीदार है। ये मैं नहीं, आमजन कह रहा, आवाम कह रहा है
और ये भ्रष्टाचार की जो गंगा इन्होंने बहाई है, इसका निश्चित रूप से इनको नुकसान होगा। आपने सीधा सीधा आरोप लगाया कि लक्ष्मणगढ़ एक यज्ञ हो रहा है और इसमें भ्रष्टाचार की आहुतियां दी जा रही हैं। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। चलते हैं, अपने बात की सत्ता पक्ष के नेताओं के बारे में। अब चलते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान समय में डायरेक्टर है। आपकी पार्टी में भी बहुत सारी फूट नजर आती है। 22 जब विधायक का चुनाव लड़ने की बात आती है तो 22-23 उम्मीदवारों का नाम आता है। इनमें से लोगों का कहना है कि किसी बाहरी को टिकट दे दिया जाता है और बाहरी आकर के चुनाव लड़ते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या परिदृश्य है कि आपकी पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उसके ऊपर? कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक शासन पे है, टिकट मांगना सबको अधिकार है। कांग्रेस में तो दमनकारी नीति थी, किसी को सामने कोई बोलने तक नहीं जाता है। कोई ये कहता है मैं टिकट मांगू तो उसका राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर बीजेपी में लोकतंत्र है और वास्तविक लोकतंत्र है। बीजेपी में हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है, सबको खुली छूट दी है और सबने टिकट मांगा है, टिकट एक को मिलती है। जिनको टिकट मिल गई और यहाँ से सम्मान्य सुभाष जी महरिया को टिकट मिला है, सभी एक जाजम पर हैं, सभी प्रत्याशी हैं, वो अपने आप को सुभाष महरिया मानते हुए मेहनत कर रहे हैं और कमल का फूल खिलेगा। और 30,000 से ऊपर 3 चुनाव में गोविंद जी जो चुनाव जीते हैं, तीनों का योग लगा थे, उनसे ज्यादा वोटों से उनको हराएंगे। आपने सुभाष महरिया का नाम लिया, वो भी अपने समय के बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ना और अटल बिहारी की सरकार में मंत्री बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो राजनीतिक खेल रचा, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो बागी हुए, बगावत की, उन्होंने निर्दलीय रूप पर चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस के साथ हुए, राम लक्ष्मण की जोड़ी बताई। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, उन्होंने कहा कि भगत सिंह की तरह फांसी पर लटका देना, मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो वापस कांग्रेस में गए, कांग्रेस से वापस भाजपा में आए। इस परिदृश्य को, इस नौटंकी को आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कई बार आदमी अनुकूल होते हैं, कई बार प्रतिकूल होते हैं, वो परिस्थिति बस आदमी अपने स्थान और दिशा परिवर्तित कर देता है। लेकिन सुभाष जी महरिया मूलतः बीजेपी के थे, उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, सांसद बने, मंत्री बने और आज उन्होंने अपनी घर वापसी की है। कांग्रेस में वहां को कोई मान सम्मान नहीं मिला, कुछ भी उनका कहीं आदर नहीं हुआ, हर जगह अनादर मिला। और यहाँ के जो नेता हैं कांग्रेस के, गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने अपनी दमनकारी नीति के चलते न केवल सुभाष जी महरिया का परिहास किया, जो कि परशुराम जी मोरदिया, नारायण सिंह जी ने गोविंद सिंह जी को राजनीति की एबीसीडी सिखाई और उनको भी आज एकदम से कॉर्नर में लगा दिया। परशुराम जी मोरदिया यदि वो नहीं होते तो उनको कहीं टिकट नहीं थी। आज उनका मंत्रिमंडल में नाम आना था, पिछले जो कार्यकाल में थे उनको इन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया। और न केवल सीकर जिले को, अपितु शेखावाटी में भी जो कांग्रेस के नेताओं थे उनका सबका दमन किया है। आपने पिछले कार्यकाल की बात की राजस्थान की, तो राजस्थान के पिछले कार्यकाल को आपने देखा होगा, होटलों से शायद सरकार चली, ये लोगों का कहना है कि होटलों से शायद सरकार चली। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत बच्चों की तरह लड़े, बच्चे जैसे बिस्कुट के लिए लड़ते हैं उस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़े। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, ये सरकार तो 5 साल में कुर्सी के चक्कर में चली। रोजाना एक सरकार मुख्यमंत्री का पैर जयपुर में तो दूसरा पैर दिल्ली में रहा है और ये जनता को गुमराह करने का काम किया। कांग्रेस का जनता के पैसे की जो अपने इसकी जनता के अपन टैक्स देते हैं, उस टैक्स की कमाई को उन्होंने कांग्रेस के भंडार में बनने का काम किया है। आपने कहा कि टैक्स पेयर्स की कमाई कांग्रेस के फंड में जाती है, या यूं कहूं कि राजनीतिक जो पार्टी है उसके फंड में जाती है। लक्ष्मणगढ़ की, या यूं कहूं कि राजस्थान की जो लाल फीताशाही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? राजस्थान में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी घोषणाएं हुई है वो उनके कुप्रबंधन, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज राजस्थान का आम जन वो हताहत है। आपको विदित होगा कि 2 माह से सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, 2 माह से नहीं आ रही है। इनके पास इनका कोई व्यूत था नहीं, कोई विजन था नहीं और उन्होंने आनंद फानंद में ये योजना लग दी। मैं आपसे उदाहरण देते बताता हूँ। आपको घर वाले 100 रुपए दे कि ये 100 रुपए के आपको चीनी लानी है,
अब आप उस 100 रुपए के पुड़िया खा जाएं या कोई अन्य में कहीं खर्च कर दें तो वो चीनी तो दोबारा 100 रुपए आएंगे तब आपके घर में प्रवेश करेगी। तो इन्होंने जो जनहित की योजनाएं थी, जनमानस की योजना थी, आज 1 साल से कर्मचारियों के जो SI के बिल हैं, GPF के बिल हैं, जो व्यक्ति रिटायरमेंट हो गया उसका जो फंड मिलना था वो सारे रुके हुए हैं। अब किसी के जब देवउठ वगैरह इसकी मान लीजिए 23 तारीख की शादी है कि वो बेचारा क्या कर रहा है, वो उसको पहले 6 महीने पहले उन्हें था कि मैं अक्टूबर में रिटायर होऊंगा या जुलाई में रिटायर होऊंगा और मेरे पास इतना फंड आएगा, उसने शादी तय कर दी। आज गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, वो पैसे के लिए इधर भटक रहा है। ये ऐसा कुप्रबंधन तो मैंने मेरी अवस्था में कभी नहीं देखा और मैं मेरे घर वालों जो बड़े बुजुर्ग से सुने उन्होंने कभी कुप्रबंधन नहीं देखा। जी, एक नाम सुनने में आता है फ्री बीज। फ्री बीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि फ्री बीज जो है वो सरकारें जो सत्ता पक्ष में होती हैं वो लोगों को घोषणाएं करती हैं, पैसा बांटती हैं। और फ्री बीज के जो आंकड़े अपन देखें तो इस वर्ष राजस्थान में 7.8% बढ़ा हुआ है। जो RBI जो लोन देती है वो 7.8% तक बढ़ा हुआ है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि राजस्थान में 7.8% का बढ़ावा होना और केरल में यही फ्री बीज की व्यवस्था का 0.01% होना, इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए साहब, तेल तिलों में से निकलता है। जो भी पैसा है वो फ्री के नाम से ये बांटा जाता है, वो आम जन के अंदर से निकलेगा। एक तरफ ये कह रहे हैं हम फ्री बिजली दे रहे हैं और दूसरी तरफ लूट, दूसरी तरफ लोगों के 10,000 की बिल, जिनके 2,000 की बिजली बिल आते हैं आप 10,000 आ रहे हैं। फ्री का नाम खाली एक झूझना है। इन्होंने अपने घर भरे हैं। इन्होंने, चाहे आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो RAS है, RAS के अंदर जिनके इनके जो मेंबर हैं वो जेल जा रहे हैं। RAS में फर्जीवाड़ा हुआ है। एक घर में यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनके घर से एक घर से उन्होंने इतना क्या उन्हें मारा है कि उनके जो थ्योरी है उसमें तो 40% आ रहे हैं और इंटरव्यू में 80% आ रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने हर जगह घोर भ्रष्टाचार किया है। और उसकी देख लीजिए विभिन्न प्रकार की जो एजेंसियां हैं उनमें इनकी पोल खुल रही है। जी हाँ, आज सुनने में आ रहा है कि ईडी के छापे गोविंद सिंह डोटासरा के घरों पर पड़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? कौन गलत है कौन सही है? क्योंकि कल तक ये बयान आएंगे कि सच्चाई की जीत होगी, सत्य में जयते होगा, ये होगा वो होगा, तो उसमें आपका क्या परिदृश्य है? क्या वो सही है, क्या वो गलत है? जो करेगा उसको भरेगा, करने का फल है वो खुद को ही भोगना पड़ता है। आज जिस किसी के भी छापे पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, उसकी जांच होगी। जांच में यदि वो दोषी है तो उनको सजा मिलेगी और दोषी नहीं है तो जांच को आज क्या। कुछ समय पहले खीरवा में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था जी। वो विवाद क्या था? आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। वो मुकदमा क्या था? आपके साथ कई अन्य लोगों पर भी वो मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ? वो मुकदमा द्वेष की भावना थी या फिर वो सही था? उसके बारे में खीरवा में एक दलित युवक की पुलिस प्रताड़ना से हत्या हुई और उस मौत हुई, हत्या हुई, वो जांच का विषय। उसमें हम लोगों ने वहां पर कम से कम भी 1500-2000 लोग संख्या के अंदर तादाद थे। उसमें भाजपा, कांग्रेस, अन्य दलों में सभी मिश्रित कार्यकर्ता थे और आमजन भी था। उन सब वो उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कि पुलिस प्रताड़ना में इसकी मौत हुई है, इसकी जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उसको मुआवजा दिया जाए, इसके समर्थन में हम लोग धरने पे बैठे थे। उसमें हमारे नेता दिनेश जी भी थे और श्याम दत्त स्वामी जी भी आए थे, सांसद महोदय, सभी लोग वहां थे। और उस वक्त एकदम से सभी ने, अधिकारियों ने बैठ के एक समझौता हुआ कि इस जो खत्म हुआ है, पीड़ित है, इसको 10 लाख रुपए देंगे और इस दलित के न्याय मिलेगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन जो ही दाह संस्कार हुआ उसके बाद में यहाँ के राजनेता गोविंद सिंह जी डोटासरा के दबाव में बलारा पुलिस थाने ने वहां पर जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उस पीड़ित को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। ये दलित विरोधी विधायक हैं और दलित विरोधी ये कांग्रेस सरकार है। इन्होंने दलितों का सिर्फ शोषण किया है, दलितों का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन इन्होंने कोई दलितों का कोई उद्धार किया है। यहाँ लक्ष्मण में अम्बेडकर सर्किल बनने की इन्होंने घोषणा की, आज तक कोई सर्किल नहीं बना है। मैं ये कहता हूँ ये मुद्दा अम्बेडकर सर्किल का मुद्दा हमने पहले भी उठाया है, हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं।
एक पार्षद थे, उन्होंने भी ये मुद्दा बताया। एससी के पार्षद थे, पवन जी चंदेलिया नाम था उनका। उन्होंने भी कहा कि मैं बीजेपी का हूं, इस वजह से अंबेडकर सर्किल का निर्माण आज तक नहीं हुआ। आप पीछे के वीडियो में स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या फिर हम आई बटन में इसको लिंक करेंगे, आप जरूर देखना। मैं आपसे बात करता हूं ये कि दलितों की, ये कहते हैं हम दलितों का सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दलित इनका उत्थान करने का कोई है नहीं। आज ये शिक्षा की बात करते हैं, यदि इनको वास्तव में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए था, तो यदि लक्ष्मण में एक बड़ी लाइब्रेरी बनाते, बड़ा वाचनालय बनाते। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, लोग लाइब्रेरी में जाके पैसे देते हैं। मेरी ये मानना था ये जो नेचर पार्क उन्होंने बनाया है, ऐसा है कम से कम भी 1000 या 2000 सीट के एक वाचनालय और लाइब्रेरी बनती तो निश्चित रूप से बेरोजगार और युवाओं का लाभ मिलता। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता के नाम से लोगों को दंश दिया है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, सिवाय इन्होंने जुमले कसने के और अपनी कुर्सी बचाने के और जनता का जो पैसा है उसको कांग्रेस के खजाने में भेजने के। जी, आधा हूं आपके व्यक्तिगत पर्सन की तरफ। अपन ने राजनीतिक चर्चा बहुत लंबी कर ली, आपका व्यक्तिगत पर्सन की तरफ चलूं तो आपका सबसे पसंदीदा कोई राजनीतिक चेहरा जिसे आप आदर्श मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र जी मोदी। आप पंचायत समिति सदस्य हैं जी, आप बेहतर काम करें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप यूं ही सत्ता पक्ष के विरोध में या जिस वक्त आपकी सत्ता है उस वक्त भी हम आप में यही जोश देखना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग ऊंची कुर्सियों पर जाकर बैठे, उसके लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए देवमबाग। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को भी इस मुहिम में जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।